साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मैं बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करता चला आ रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मकसद ये नहीं कि मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी ताकत है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मैं शुरू होऊंगा तो बावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस पूरे केस के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, खान साहब पर भी बातें जा रही हैं और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिज़ाइन किया, जिसने इस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब आपको पता है कि पुराने DG आईएएस हैं, एक्स DG। और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह, उसका करियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत थी। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिम्मेदार रहूँ और अपनी ताकत को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इसमें अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुँच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के आप पाकिस्तान की बात करें, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात कर रहे हो, और इसके बेनिफिशरीज ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत PTI के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर राज जमा है और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूंगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊँ कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर है शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता है। मैं भी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जा रहा, जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी, और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर या कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा, और कुछ लोग जिन्होंने जराइम में मुलव्वस हैं, उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के आगे, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे अदा करता रहूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जब कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया, खान साहब आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए और आप नए इमरान खान साहब हैं आज वाले, और आप ही नए पाकिस्तान में जाए। हम आपकी शागिर्दी में अपने पुराने इमरान खान उनके फ़लसफ़े के हिसाब से चलते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकेंगे करेंगे। वाडा साहब ये बताइएगा कि खान साहब का नाम लिया, क्या आपने इस चीज़ से मुतल्लिक, उनकी करप्शन से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ात अंदर लैब में आपने जमा कराएं? देखिए जी, मैंने जितनी बयानात और जितनी चीज़ें लिखवानी थी वो लिखवा दी, मैंने राइटिंग में दिया है, साइन किए हैं उसके ऊपर, और मुझे कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर मैं एक नौकरी पे गया और मेरी नौकरी शुरू हुई 100 रुपये से लेकर, और मैं 20 साल बाद 40 साल बाद उस नौकरी से 10,000 रुपये कमा रहा था मिसाल के तौर पे, और मेरे पास 10 करोड़ रुपये के एसेट्स आ जाए, तो किसी अंधे को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आज भी मुतल्लिका इदारे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं चकवाल ले चलता हूँ और बता देता हूँ ये इतनी की चीज़ है, और उसकी अगर कम कीमत लगाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसे मैं खुद देकर खरीद लूँगा आप लोगों का। आपने खान साहब को पहले मशवरा दिया था कि आपको कुछ लोग बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं,
और वो बात आज साबित हो रही है। तो कोई नया मशवरा है खान साहब के लिए? देखिए जी, जो मैंने खान साहब को मशवरा दिया और जिस वक्त मैं पार्टी से निकाला गया 8 महीने पहले, उस वक्त पार्टी आसमान से बातें कर रही थी। इमरान खान साहब आसमान तक टॉल थे और मजबूत थे, ताकतवर थे, और मैं हवा के दूसरी तरफ जाके खड़ा हुआ। तो मैंने तो रसूल की शहादत उस वक्त भी कुर्बानी दी, बातें भी सुनी लोगों से, और मेरी खबरें बनाने वाले आज खबरें बने हुए। तो मैं तो मुश्किल वक्त में नहीं निकला, मैं तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचा रहा था कि उनके ऊपर गोलियां ना चले। मैं अरशद शरीफ जैसे लोगों को बचा रहा था। मैं पाकिस्तान में ये जो धरने की सियासत हो रही थी, जलाने की, घिराव की सियासत हो रही थी, अपने अमलात को, आर्मी के दफातर को जलाने की सियासत हो रही थी, उसको रोक रहा था। और जो मैंने कहा वो सब कुछ 8 महीने में हो गया। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज वही लोग कह रहे तुम ठीक थे। उस टाइम पे कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जब खान साहब भी पॉपुलर थे, पार्टी भी पॉपुलर थी, मैं भी उनका राइट हैंड मैन था, 4 की कमेटी का हिस्सा था, उनका करीबी साथी था, और मैं प्यार करता था। उस प्यार के लिए मैंने कुर्बानी दी। अगर मेरी सियासत साइड में हो जाती है और वो बच जाते हैं तो वो बच जाते हैं, और पाकिस्तान का नुकसान हुआ इन सब। खान साहब की सियासत बचाने के लिए कोई मशवरा दें? ये बता दें 3 छोटे नुक्ते इस केस में। पहला नुक्ता ये है कि शहजाद अकबर ने क्लेम किया और इमरान खान ने भी क्लेम किया कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी का 190 मिलियन पाउंड का सिलेंडर था, इस पर शहजाद अकबर ने काबीना को कंप्लीट किया था। एक दूसरा ये कि हमारे पास जो शवाहिद है वो ये बता रहे कि लंदन से ये जो पैसे हैं ये शहजाद अकबर के कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुए। तीसरा ये कि आप इससे पहले भी नेब में पेश हुए थे, आपने फैज़ हमीद का नाम नहीं लिया था, हालांकि आप उस पूरे अमल से वाकिफ थे। क्या ये फौज की मौजूदा या मौजूदा इंटेलिजेंस क़यादत की जाने की डायरेक्शन है कि अब इस केस में फैज़ हमीद को भी? देखिए जी, ना तो अल्लाह की मेहरबानी है मुझे, ना मैं किसी का बाप का खाता हूँ, ना पहले खाया ना आज खाऊंगा। ये आपको पता है, आप सारे दोस्त हैं। क्रिटिसिज्म आप करते हैं मुझ पर, वो आपका हक है, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट रहेगी। मुझे किसी ने ना कहा है, ना कोई कह सकता है, ना मैं किसी के कहने पे कह सकता हूँ। मैं पॉन नहीं हूँ बाकियों की तरह। अल्लाह का लोगों को, अल्लाह की रहमत है, मुझ पर पता है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और मैंने सियासी तौर पर किससे क्या लेना है। तो मैं तो हक की सियासत करता था, आज भी कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने की, शहजाद अकबर की बात बकवास है, कोई ब्रीफ हमें नहीं किया गया। एक सील्ड एनवलप दिखा के ठगाठग रैप अप करने की कोशिश की गई, और जब मैंने कहा कि रैप का केस इस पर बनेगा और ऑब्जेक्ट किया इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। और कोई कारोबारी, मैं इस पर कारोबारी को मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपये फंस गए, 10 रुपये किसी को दे के अपने 90 रुपये रिकवर कर लेता है। तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ कि जी अगर मेरे पैसे फंस गया, मुझे पैसे मिल जाए और कोई कुछ ले तोहफे के तौर पर, तो प्रॉब्लम नहीं है कि ये बेनिफिट का केस है। एक तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी का पैसा जो है वो एक्सचेकर पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहा है। ये ओवर एंड अबव 460 बिलियन से ऊपर पैसा था, ये एडजस्टमेंट का पैसा नहीं। इतना बड़ा अरबों रुपए का बेनिफिट देने का मकसद ये कि आपने कोई बेनिफिट की तैयारी पहले से की नहीं थी। और उससे पहले भी एक जो किचन कैबिनेट हुई, उसमें भी जहाँ मेरा शहजाद अकबर का बहुत सीवियर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके विटनेसेस है, जब मैंने उसे कहा कि ये खान साहब को मैंने कहा ये आदमी सुल्तानी गवाह बनेगा, ये मुझसे भाग जाएगा, और इस आदमी को और कुछ और आदमियों को भगाने में भी फैज़ हमीद का हाथ है। ये ऐसे तो नहीं हो रहा कि जिसको आप पकड़ते जा रहे हैं वो मुल्क से बाहर कैसे पता चल गया। जो उसका हिस्सा थे उनको पता है और आज भी पता है, और जो उनकी बाकियात है फैज़ हमीद साहब की, वो आज भी सेनेट में मौजूद है। सेनेट के बहुत सारे सेनेटर्स जो है उसमें आपको मिलेंगे जो बाहर पाक पैसा करते रहे, वो भी मैं बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से बात हो रही है, आने जाने से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताई गई। अगर आपको सील लिफाफा दिखाया गया तो आपने कैसे क्लेम किया कि इस पे नेम का केस बनेगा? आपको तो कुछ बताया? जब हमें ज़बानी बताया गया तो हमने कहा ऐसा कभी होता है कि आप बंद लिफाफे के अंदर हमसे फैसला करा ले, अगर हमसे फैसला ही कराना था खुद ही कर लेते। और ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, इसको स्पेशल एजेंडे के तहत लाया गया। ये बताइएगा, कल चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जूम मीटिंग्स के अंदर तर्जुमानों के इजलास में खान साहब ये हिदायत दिया करते थे कि फ़ौज को हिट करना है। क्या जब आप पीटीआई में शामिल थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये नैरेटिव 2-3 साल से इस्टेब्लिश किया जा रहा था फ़ौज के खिलाफ? देखिए जी, अक्लमंद आदमी और ठहराव वाला आदमी वो होता है जो बिफोर टाइम बता दे बातें। इस टाइम पे ये बातें करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इतने मुखलिस थे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट करते और उस टाइम पे बाजार में आके बोलते, जैसे मैंने बोला। अब आप कहानियाँ कर दे सारी, तो उसका हर कहानी का सर पैर तो नहीं होता। बहुत बड़ा सा ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ से जो सीनियर क़यादत है वो उन्हें छोड़ के जा रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ की ज़ेली शाख बनने जा रही है? देखिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था। जैसे 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ, मैंने खान साहब को बताया था कि साहब खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले
जहरीले सांप आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे, इसको कंडेम करते हुए दिखाएंगे, इमरान खान के ऊपर बलवा फेंकते हुए दिखाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद उस वक्त मेरी बातें याद आ जाए कि इन सबकी निशान में ही मैं इनके मुंह पे करता था, इनके गिरबान भी पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़र्ज अदा किया है और पुराने इमरान खान साहब और पुराने पाकिस्तान और इस आइडियोलॉजी और फलसफे के साथ आज भी चल रहा हूँ। ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो आपने जिक्र किया अरशद शरीफ साहब का, आपने कहा कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर में वो लोग मुलव्वस हैं जो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देने जा रहे थे, रुकावट डाल रहे थे, वो बताएंगे कौन था, किसकी तरफ आपका इशारा है, क्या वो भी फायदा मिला? देखिए, आज पहला स्टेप मैंने उठा लिया और मैं फिर जिम्मेदारी का साथ दे रहा हूँ, जो मेरी कमज़ोरी नहीं ताकत है। और मैंने कहा जब मैं शुरू होगा तो बहावलपुर चकवाल से होता कोयटा में रुकूंगा। तो मेरे रुकने और मेरे चलने से पहले अगर चीज़ें सिर्फ में आ जाती है, जो मुझे उम्मीद है कि होगी और इंशाल्लाह होगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरी कोई बात से मुल्क की जगहज़ाही हो या मुल्क की रेपुटेशन को फर्क पड़े, तो इसलिए मैं रुका हुआ है, मुझे कोई चीज़ रोकने वाली है नहीं। सर, पीटीआई की जो मौजूदा पोजीशन है, जिस तरह उनके साथ जो रवैया हो रहा है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ मेंबर्स की वजह से, कुछ फैसलों की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट? 100%। इमरान खान साहब वो आदमी नहीं थे जो आज के नए इमरान खान साहब नए पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। ये वो आदमी नहीं थे। इमरान खान दलेर आदमी थे। मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में जब बैठते थे तो मैं कहता था इधर उतर जाए, आपके सपोर्टर है, वो पूछते नहीं थे। अब कहते थे बदगाव खा ले, वो बदगाव खा लेते थे। ये जो सींग कान काला सफ़ेद कपड़े जोड़े, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से मुझे आपको किसी को भी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आँच भी नहीं ला सकता। आप महलों के अंदर चले जाए, बक्कर्स के अंदर चले जाए, लोहे की सीलें लगा दें, अगर आपकी बारी आ गई है अल्लाह की तरफ से तो आपकी बारी आ गई है। तो इमरान खान साहब क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो ईवान सदर से डिक्टेशन लेके आ रहे हैं, उनके कहने पे छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ईवान सदर में जो ईवान सदर के सदर साहब ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत बड़ा रोल ईवान सदर और सदर आरिफ अलवी साहब का है। सर, क्या पीटीआई पे पाबंदी की बात हो रही है, क्या इससे आप इस चीज़ के हक में हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए या उन पर लग सकती है? देखिए, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो काम करवा दिए गए हैं वो पाबंदी के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये काम होने नहीं चाहिए थे, लेकिन पाबंदी लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि पाबंदी वाले काम नहीं किए, पाबंदी से ज़्यादा वाले काम कर दिए। ऐसा साहब ये बताएं, ये पाकिस्तानी सियासत में जो पार्टियाँ होती हैं सियासी, उनके साथ ये उरूज सवाल लगा रहता है, पार्टी क़यादत गलत फैसले भी करती हैं, बहुत गलत इक़दाम उठाती है, इसका क्या मतलब है? वो पार्टियाँ छोड़नी शुरू कर दें तो उनके? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमेशा लीडर का काम होता है कि वो आगे देखे, गधे और घोड़े का फ़र्क देखे, अच्छे बुरे का फ़र्क देखे। जब आप अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं समझ रहे और आपको समझा रहे हैं, तो हम तो खान साहब ज़्यादा काबिल लोग नहीं हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं, हम में से तो कोई लीडर नहीं है। हमें तो वोट अल्लाह के बाद उनकी वजह से पड़ा था। अगर हम आज ये क्लेम करें कि हम इमरान खान के से बड़े लीडर हैं तो नहीं है ऐसी बात। लेकिन अगर कोई आदमी अपने को बड़ा बनाना चाह रहा है, उनको हटाना चाह रहा है और हटा के लाना चाह रहा है और आपको दिखा रहे, तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है तो उसको अकल दे देता है और जब लेता है तो उसकी अकल ले लेता है। तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और सर ये बताएं, आपको लगता है खान साहब इस केस में बेकसूर हो? वो कह रहे थे कि मुझे ब्रीफिंग दी गई थी ना कि मैं तेरे भी कुछ पढ़ा। सर, मैं अभी अपने बंदे को एक आदमी को गोली मार दूँ, वो गोली मार दे तो आप कहेंगे कि वो कसूरवार है, मैं कसूरवार नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवा दिए जाए, अब आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी से बात मैदान में होगी? मिक्स प्लेट, सब चाट बड़ी शौक से खाते हैं। सर, आप में जाएंगे? अगर मुझे जाना होता तो मैं 6 महीने पहले जा चुका होता। सर, आप मेरी यही सियासत है। सर, आपको नई पार्टी में आ रहे हैं, सारी पीटीआई की जो नई पार्टी में आ रही है। थैंक यू शायद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 190 मिलियन अलकादिर करप्शन केस में नैब पेशी के बाद फैसल वावड़ा गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता आया हूँ, आज एक कदम मजीद लिया है। उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े राज मेरे दिल में हैं। और अभी आपको बताएं, जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार खतीजा शाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। खतीजा शाह पेशी से पहले 1.5 घंटे तक अदालत के बाहर कैदियों की वैन में मौजूद रहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन, क्या अभी भी प्रिजन वैन में ही मौजूद है या पेश कर दिया गया है जज के रूबरू?
जी बिल्कुल, खतीजा शाह को तकरीबन 1 बजे जो है पुलिस वैन में लाहौर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था और तकरीबन जो है 3:10 में जो है इन्हें अदालत में जज अबहर गुल खान की अदालत में जो है पेश किया गया। इस दौरान तकरीबन 2-पौने-2 घंटे जो है खतीजा शाह पुलिस वैन में ही रही। इस दौरान सूरत हाल ये हुई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर वो पुलिस वालों के आगे ऊंची चिल्लाने लगी कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें अस्थमा का मसला है, जिस पर पुलिस ने उन्हें फैसिलिटेट किया, पानी दिया, पंखा चलाया और उन्हें उनकी तबीयत संभलने में मदद की। उसके बाद जो है तकरीबन अभी 3:10 पर जो है उन्हें अबहर गुल खान की अदालत में पेश किया गया है। चूंकि तफ्तीशी अफसर जो है वो हाई कोर्ट में मसरूफ है, इसकी वजह से अभी तक उनकी समाअत नहीं हो सकी, लेकिन अदालत ने खतीजा शाह को और उस समेत दीगर जो 2 खवातीन थी उनकी हाजिरी यहाँ पर मुकम्मल करवाई है और दोनों खवातीन को वापस ले जाकर जो है पुलिस वैन में रख दिया है। लेकिन जिस वक्त खतीजा शाह कमरा अदालत में मौजूद थी, यहाँ पर जज की जानिब से उन्हें उनके शौहर से मिलने की भी इजाजत दी गई। खतीजा शाह तकरीबन 10 मिनट तक अपने शौहर के साथ मुलाकात करती रही, बातचीत करती रही। वो मुंह पर कपड़ा डालकर हाथ में तस्बीह पकड़कर जो है कमरा अदालत में पेश हुई है और इसी तरह से जब उन्होंने तकरीबन 10 मिनट तक अपने शौहर से मुलाकात की है और उसके बाद दोबारा से उन्हें पुलिस वैन में जो है वो इस वक्त भेज दिया गया है। कमरा अदालत में उन्होंने सिर्फ अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई है और अब पुलिस वैन के अंदर मौजूद रहकर वो तफ्तीशी अफसर का वेट कर रही हैं, क्योंकि जब तफ्तीशी अफसर आएगा तो जहां पर उनके जो है शनाख्त परेड की 14 दिन की जो है वो इस्तदा की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि समाज और मजीद कितना वक्त लग सकता है? नवीन, कुछ बताया जा रहा है जी? और मजीद कितना वक्त लग सकता है इस सारे प्रोसेस में, कुछ बताया जा रहा है इससे मुताल्लिक? देखिए जी, तफ्तीशी अफसर जो है यही बताया जा रहा है कि तफ्तीशी अफसर जो है वो हाई कोर्ट के अंदर मसरूफ है। जब वो वहाँ से उसकी मसरूफियत खत्म होगी उसके बाद वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचेंगे। आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। अपने एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग का नहीं बल्कि पूरी PDM का होगा, जिसके लिए पार्लियामेंट से रुजू किया जाए। उनका यह भी कहना था कि अस्करी तंसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी के तहत था। इमरान खान के जो अज़ाइम हैं वो किसी भारतीय के तो हो सकते हैं, पाकिस्तानियों के हरगिज नहीं। ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। अगर ये फ़ैसला किया गया तो पार्लियामेंट से डेफिनेटली रुजू किया जाएगा। हम पार्लियामेंट को जो है एतमाद में डेफिनेटली लेंगे और ये PDM की पार्टीज़ का एक मुश्तरका फैसला होगा जब ये